जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं, इतिहास को समझ रहे हैं। छोटी छोटी सी वीडियो के माध्यम से आराम से हम एक एक चीज लेकर चल रहे हैं और मेरा भरसक प्रयास ये है कि कोई भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो आपका छूटने ना पाए। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल पर अगर नए हैं और आप एक कंप्यूटर हैं और परीक्षाओं को बीट करना चाहते हैं, हिट करना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा प्रसारित की जाने वाली हर जानकारी आप तक सीधे पहुंचे। दोस्तों, यहाँ पर अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, पिछली वीडियो में, पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो में हमने ये समझा कि इतिहास क्या है, इतिहास के भाग कितने हैं और कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही इस बात को भी समझा कि इतिहास के जो पार्ट है उसमें जो आद्य ऐतिहासिक है वो क्या है, प्रागैतिहासिक क्या है और जो आपका ऐतिहासिक है वो क्या है। ऐतिहासिक में इतिहास का लिखित वर्णन मिलता है, लेकिन अभी तक हम पहुंचे हैं आद्य ऐतिहासिक पर। तो आज हम बात कर रहे हैं आद्य ऐतिहासिक, और आद्य ऐतिहासिक किस काल को कहा गया है इसको हम एक बार आपको फिर से समझा दे रहे हैं, ताकि जो नए बच्चे हैं वो इसको अच्छे से समझ लें। आद्य ऐतिहासिक मतलब एक ऐसा समय जब लोगों ने चीजों को लिखा, यानी हम इसके कह सकते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है, इसके साहित्यिक स्रोत हमारे पास मौजूद हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब लिखा हुआ मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर लोगों को अक्षर का ज्ञान था, लेकिन हम अभी तक उसको पढ़ नहीं सके हैं। उनकी लैंग्वेज जो है कुछ ऐसी थी जिसको हम नहीं पढ़ सके। उदाहरण के लिए जो सिंधु सभ्यता, इस आद्य ऐतिहासिक के अंदर कौन सी सभ्यता आती है? सिंधु सभ्यता आती है। जो सिंधु सभ्यता है वो एक ऐसी सभ्यता है मित्रों, जिसमें चीजों को लिखा गया और इसके जो चीजें जो लिखी गई है चीजें, वो इस समय की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक, ठीक है। तो भाव चित्रात्मक क्या होता है? भाव चित्रात्मक का मतलब होता है कि उसमें जो है चित्र, विभिन्न तरह के चित्र और कुछ अक्षर पाए गए हैं जिनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। लिखा गया है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? पुरातात्विक स्रोत से भी मिलती है। पुरातात्विक का मतलब पुरातात्विक, ठीक है। देखिए, पुरातात्विक का मतलब क्या हो गया? पुरातात्विक का मतलब हो गया कि जब पुरातत्वविदों ने, जो इतिहासकार हैं, जब उन्होंने इसको खंगालना शुरू किया तो इस सभ्यता का पता चला। इसका पता कैसे चला? कि काफी सारी खुदाई में काफी सारे अवशेष मिले, काफी सारे सिक्के मिले, बहुत सारे बर्तन मिले हैं, बहुत सारी चीजों के मिलने के कारण, और विभिन्न प्रकार के आवास मिले हैं, मकान मिले हैं, सड़कें मिली हैं। तो इन सब चीजों को देखकर ये पता चलता है कि हाँ, किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहे होंगे, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक का मतलब ऐसा समय जिसमें चीजों को लिखा गया है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके हैं। प्रागैतिहासिक का मतलब कुछ लिखा ही नहीं गया है, यानी उसके साहित्यिक स्रोत नहीं है। और ऐतिहासिक का मतलब कि उस समय लिखा भी गया है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं और आज उसको समझा भी जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें आती है कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता है उस समय की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। और ये लिपि जो है ये लिखी किस तरह से जाती थी? बाउस्ट्रोफिडन द्वारा। किस तरह से? बाउस्ट्रोफिडन विधि से, ठीक है। बाउस्ट्रोफिडन में ये होता है कि पहली लाइन जो है वो बाएं से दाएं की ओर जाती थी और दूसरी लाइन जो है वो दाएं से बाएं की ओर आती थी। और इसी टेक्निक को, मतलब जैसे उर्दू आप हिंदी लिखते हो ना, तो अब आपको लिखना है मेरा घर पूरब में है। क्या है? पूरब में है, ठीक है। अब आपने एक लाइन लिखी कि मेरा घर पूरब में है। अब उर्दू जब लिखोगे तो ये तो इधर से इधर को लिखी गई, लेकिन जब आप उर्दू को लिखेंगे तो उर्दू ऐसे लिखा जाएगा, मेरा मेरा घर पूरब, ठीक, पूरब में है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक एक लाइन तो ऐसी है जो इस तरफ से इस तरफ लिखी गई और एक लैंग्वेज ऐसी जो इधर से इधर। तो ये जो लिपि है सिंधु सभ्यता की, उसमें पहली लाइन तो इधर से इधर की तरफ जाती थी और दूसरी लाइन उल्टा लिखी जाती थी। इस विधि को ही क्या कहा जाता है? बाउस्ट्रोफिडन। तो आशा कर रहे हैं कि आप बाउस्ट्रोफिडन जो विधि है उसको अच्छे से समझ चुके हैं कि बाउस्ट्रोफिडन क्या होता था। साथियों देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय कराते हैं सिंधु सभ्यता से। देखिए, जो सिंधु सभ्यता है, ये पहले इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। इसकी जो जानकारी मिली वो बहुत बाद में मिली, और दुनिया के तमाम सारे लोग जो है वो हम पर हंसा करते थे, भारत के लोगों पर हंसा करते थे, हमारा उपहास उड़ाते थे। कहते थे
कि भारत के पास कोई पुरानी सभ्यता नहीं है, क्योंकि उस समय तक जो हमको जानकारी थी, हमारे यहाँ जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी वो वैदिक सभ्यता को माना जाता था। कौन सी सभ्यता मानी जाती थी? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जानते थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इसके पहले भारत में कौन रहता था। वेदों में यानी आर्यों के आने के पहले भारत की स्थिति क्या थी, इस सभ्यता का जो पता चलता है दोस्तों, वो 1921 से चलता है। 1921 के पहले दुनिया के तमाम देश के लोग जो है वो हम पर हंसते थे, उपहास करते थे, कि क्योंकि दुनिया में उस समय बहुत सारी पुरानी पुरानी सभ्यताएं थी, जैसे चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, बेबीलोन और फारस की सभ्यता। इस तरह से बहुत सारी जो है सभ्यताएं दुनिया में मौजूद थी। माया सभ्यता, ठीक, चीन की सभ्यता। तो कह सकते हैं कि अक्सर वो लोग हंसते थे कि इनके पास इनका कोई अपना इतिहास नहीं है। लेकिन जब इस सभ्यता का पता चला 1921 में, तो दुनिया के सारे देशों की बोलती बंद हो गई। और कारण क्या था कि हमारे पास जो सभ्यता थी वो दुनिया की सारी सभ्यताओं की बाप निकली। यानी ये कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता भारत के अंदर विकसित थी, बशर्ते उसकी हमको जानकारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये सभ्यता खत्म हो गई, अचानक खत्म हुई। अब कैसे खत्म हुई, इस पर भी इतिहासकारों में बड़ी झगड़ा है, बड़ा लड़ाई है। कोई कहता है कि बाढ़ आ गई, कोई कहता है कि दो बार बाढ़ आ गई थी, इस वजह से ये पूरी सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि विदेशी आक्रमण हुआ था। तो सबका अपना अपना मत है, उस पर हम लोग विस्तार से आएंगे। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है, इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। देखिए होता क्या है, एक नदी है जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं? सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी है, इस नदी को सिंधु, क्या नाम है इसका? सिंधु नदी। इस सभ्यता का सबसे पहले जो पता चला वो सिंधु नदी के किनारे चला। आरंभिक जो भी स्थल मिले, जैसे एक जगह यहाँ मिली है, एक जगह इस जगह पे मिली है, फिर इस जगह पर भी कुछ लोग पाए गए हैं, कुछ आबादियां पाई गई हैं। तो ये जो आप प्लेस देख रहे हो, ये क्या है? ये सब ज्यादातर या तो सिंधु नदी के किनारे थे, या फिर मान लो कोई प्लेस ऐसा है जो इसी की कोई सहायक नदी उसके किनारे मिला है। ठीक है, यानी ये जो सभ्यता है, अब सिंधु की कोई सहायक नदी, जैसे मान लेते हैं कि व्यास नदी है, ठीक है, व्यास है, झेलम है, सतलज है, ठीक है। तो या तो इस सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले? सिंधु नदी के किनारे से मिले, या उसकी सहायक नदियों के किनारे से मिले। ठीक है, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। अब सिंधु ही एक नाम नहीं है इसका। पेपर सेटर या परीक्षक जो है वो अक्सर इसको चेंज कर देता है, वो सिंधु हटा देता है। जो यूनान के लोग थे वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस। इसी नदी को, नदी एक ही है, नाम दो हो गए। भारत में इसे सिंधु कहा गया, और जो यूनान के लोग थे वो इसे इंडस कहते थे। अब चूंकि ये जो इंडस है, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या हो जाएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट को, अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाहे इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं या सिंधु सभ्यता कहते हैं, इतने ही नाम नहीं है, इसको और भी नामों से जाना जाता है। इस सभ्यता का पहला नगर जो था, जो 1921 में खोजा गया था, उसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मोहनजोदड़ो, इसका दूसरा नगर और दूसरा बड़ा नगर, जिसको हम क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी दूसरा नगर। हड़प्पा जो है, याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे है। अब रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। मोहनजोदड़ो जो है वो खुद सिंधु नदी के ही किनारे था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये दोनों हो गए, तो इसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, यानी अभी तक कितने नाम आए? एक तो सिंधु सभ्यता कहा गया, दूसरा इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, तीसरा इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया, चौथा इसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहा गया। और ये एक ऐसा समय था, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु जो थी, सबसे पहले तांबा थी। कौन सी थी? तांबा। फिर तांबे में लोगों ने क्या किया, जब वैदिक जो है आपका कह सकते हैं कि जो समय बदला, तो तांबे के साथ लोगों ने टिन मिलाना शुरू कर दिया। और तांबा और टिन जब मिल जाएगा तो इससे किसका निर्माण होगा? इससे बनेगा कांसा या कांस्य। क्या बनेगा? कांस्य। तो
इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन। तो ये तीसरा नाम आपको मिल गया, इंडस वैली हो गया। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता। अब देखिए, यही चार नाम नहीं है, हड़प्पा जो सभ्यता है इसका वर्णन हमको वेदों से भी मिलता है। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? वेदों में भी मिलता है। और जो वेद हैं, वेदों में आपको पता है कि 4 वेद हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो पुराना वेद है और सबसे ज्यादा जो प्रमाणित वेद है वो कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सिंधु सभ्यता को का वर्णन मिलता है। ठीक है, वहां पर फर्क इतना है कि इसे सिंधु सभ्यता नहीं कहा गया, इसे कांस्य युगीन सभ्यता नहीं कहा गया, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं कहा गया, इसे हड़प्पा की सभ्यता नहीं कहा गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं कहा गया। वहां पर एक शब्द मिलता है हरियूपिया। तो इसको क्या कहा गया वहां पर? हरियूपिया। तो कभी भी आपसे ये सारे शब्द आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा है मामला, ये जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं किसके हैं? सब सिंधु सभ्यता के हैं। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि आज इसके नामों को आप समझ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग इसके विस्तार क्षेत्र वगैरह पर भी बात करेंगे। साथियों, वीडियो अच्छी लगे, अगर पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए। और एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं पीसीएस के लिए या समीक्षा अधिकारी के लिए, तो हमारा जो संपर्क सूत्र है 72 75 12 90 52, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।